कथा पीड़ितों और दुखियों के लिए सर्वस्व दान। एक बार मिथिला नरेश अपने राज्य का विस्तार चाहते थे। जब आदमी अपने स्वार्थ तथा गर्व में चूर हो जाता है, तब निर्बल और छोटे छोटे लोगों पर आतंक स्थापित करना चाहता है। बड़े राज्य छोटे राज्य को हड़प लेते हैं। बलवान पुरुष निर्बल दुर्बलों को दबाकर शोषण कर डालते हैं। मिथिला नरेश भी इसी प्रकार अपने सैन्य बल पर गर्व कर रहे थे। वे अपने राज्य के विस्तार में संलग्न हो गए। आसपास के छोटे राज्यों पर उनकी हिंसक दृष्टि जम गई। उनके समीप का एक कमजोर राज्य था, कौशल राज्य। यह छोटा तो था, पर था हर प्रकार सुसंचालित, समृद्ध और संपन्न। कौशल राज्य में सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था। छोटा राज्य था और उसकी आय भी साधारण सी थी, पर फिर भी समृद्ध। आबादी भी कम थी, पर जनता उदात्त विचारों वाली थी। सेना थोड़ी थी, क्योंकि वे अधिकतर आय जनता के लिए उपयोगी कार्यों में खर्च करते थे। वे अपने आप में ही सीमित, पर विकास उन्मुख और सज्जन प्रवृत्ति के थे। किंतु घमंडी राजा गरीब और निर्बल राजाओं पर कब दया करते हैं। राज्य लोलुप मिथिला नरेश ने कमजोर कौशल राज्य पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने सोचा, यह छोटा सा राज्य है, क्यों न आसानी से हड़प लिया जाए। हमारे विशाल राज्य के सामने कब टिक सकेगा। कौशल राज्य की समृद्धि ही उनकी मुसीबत का कारण बनी। आखिर युद्ध हुआ। कौशल नरेश भारी विपत्ति में फंस गए थे। उनकी थोड़ी सी सेना बड़ी वीरता से लड़ी। मरता क्या न करता, उनकी किला शत्रुओं की सेनाओं से घिर गया। घमासान संग्राम हुआ। युद्ध भूमि सैनिकों की लाशों से पट गई। अपने यश और स्वतंत्रता को बचाने रखने के लिए उन्होंने बड़े प्रयत्न किए। युवक देश की खातिर जूझ गए। धन और जन की बड़ी क्षति हुई, लेकिन कौशल नरेश हार गए। वे चुपचाप रात्रि के अंधकार में गुप्त द्वार से किले को छोड़कर भाग निकले। शत्रु उनके पीछे लग गए थे। पता नहीं कब कौशल नरेश अपने खोए हुए राज्य को वापस लेने का प्रयत्न करें। इसलिए मिथिला के राजा ने कौशल नरेश को सदा के लिए मार्ग से हटाने की युक्ति सोची। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कौशल नरेश की हत्या हो जानी चाहिए। उन्होंने अपने सारे राज्य में घोषणा की। राज्य की ओर से यह घोषणा की जाती है कि जो कोई शत्रु पक्ष के राजा कौशल नरेश को जीवित गिरफ्तार कराएगा, उसे मिथिला राज्य की ओर से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दी जाएंगी। कौशल नरेश हमारे शत्रु हैं। उन्हें पकड़ना या पकड़वाना हम सबका काम है। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का लोभ साधारण व्यक्ति के लिए कम नहीं है। क्षुधा पीड़ित समाज में कौन न चाहेगा कि शत्रु को गिरफ्तार कराकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। भूखा पेट जो पाप कर्म न कराए थोड़ा है। पेट की खातिर लोग पाप और दुष्कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं। किसी भी समाज में ऐसे शूद्र लोगों की कमी नहीं है जो पेट के लिए झूठ कपट करते हैं। बेचारे कौशल नरेश राज्य तो खो ही चुके थे, इधर उधर जंगलों में अपने प्राण बचाते फिरते थे। हर व्यक्ति उनकी खूनी निगाहों से देखता था। उन्हें उनके वस्त्र ऐसे थे, कोई अनायास पहचान न सके। मामूली गरीब आदमी की पोशाक में वे इधर उधर मारे मारे फिरते थे। किसी भी नगर में 2-4 दिन से अधिक नहीं रहते थे। कहीं गांव तो कहीं शहर। सारा जीवन ही भूख, अभाव, मानसिक अशांति, शत्रु से रक्षा में ही लगा रहता था। कौन मारना चाहता है। एक दिन वे एक नगर में पहुँचे। वह एक पिसा कुटा दुखी नगर था। युद्ध की शमशान जैसी काली परछाई उस पर पड़ी हुई थी। उन्होंने जिधर देखा उधर केवल स्त्री और छोटे बच्चे या अतिवृद्ध दृष्टिगोचर नजर आए। युवक कोई भी न था। आश्चर्य से उन्होंने एक वृद्ध से पूछा, क्या इस नगर में कोई युवक नहीं है? कोई जवान नजर नहीं आ रहा है, क्या कारण है? तुम्हें नहीं मालूम? मुसाफिर एक वृद्ध ने दुखी होकर उत्तर देते हुए कहा, मिथिला नरेश ने हमारे कौशल राज्य को हड़पने की कोशिश की थी। हमारा प्रदेश खतरे में था। हम कैसे सहन कर सकते थे कि दूसरा प्रदेश हमें गुलाम बना ले। खतरे की घंटी बजी। देशभक्ति की लहर व्याप्त हो गई थी। स्वदेश की रक्षा और शत्रु को खदेड़ने के लिए हमारे यहाँ के युवकों ने अपना तन देश के चरणों में अर्पित कर दिया। तो
कोई भी युवक नहीं है इस नगर में। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मुसाफिर, जन्मभूमि की प्रतिष्ठा में ही सबकी प्रतिष्ठा छिपी है। इसकी धूल में ही लेट लेट कर हम इतने बड़े हुए हैं। जिसने हमें जल और भोजन दिया है उसकी सेवा और रक्षा विमुख होना कृतज्ञता है। वास्तव में माता और मातृभूमि के ऋण से मनुष्य मृत्यु तक मुक्त नहीं होता। इन दोनों के इतने उपकार होते हैं कि मानव उनसे आजीवन अऋणी नहीं हो पाता। हमारे नगर के युवकों ने मान रक्षा के लिए अपने अपने बलिदान कर दिया है। राजा चित्र लिखित सा इन शब्दों को सुनता रहा। विलक्षण बलिदान। वृद्ध आगे कहने लगा, केवल स्त्री, बूढ़े और छोटे बच्चे इस नगर में शेष रह गए हैं। चारों ओर बड़ा दैन्य और गरीबी दृष्टि गोचर हो रही है। क्या कोई और भी कारण है? इस वर्ष खेती भी नष्ट हो गई है। नेत्रों में आंसू भरकर वृद्ध बोला, सारा नगर या आसपास का इलाका आपत्तिग्रस्त हो रहा है। कितने ही बालक और वृद्ध बीमार पड़े तड़प रहे हैं। खाने को कुछ नहीं है। सभी नरकाल से गर्जर हो रहे हैं। अकाल, भूख, बेबसी, लाचारी है। ओह, ऐसी संकट है, बड़ी आपत्ति आ पड़ी है। यही नहीं, कितने ही भूख से प्राण गंवा रहे हैं। गरीबी, मृत्यु, अकाल और फिर बीमारी। अरे इतनी परेशानी है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि ये संतप्त लोग बच सकें? यह सोच विचार में पड़ गया। मातृभूमि के निवासियों की करुण गाथा सुनकर कौशल नरेश की आंखों में आंसू आ गए। देशवासियों के सुख दुखों को ही वे अपना सुख दुख मानते थे। छोटे छोटे अज्ञानी पशु पक्षियों तक को जन्म स्थान तथा उनके प्राणियों से मोह रहता है। पक्षी दिन भर न जाने कहाँ उड़ते रहते हैं, किंतु संध्या होते हुए दूर दूर दिशाओं से पंख फड़फड़ाते हुए जन्मभूमि पर लौट आते हैं। नगर से दूर निकल जाने वाली गाय दिन भर घूम घूम कर शाम को खूंटे की याद में रंभाने लगती है। घर पर आकर ही उसे संतोष मिलता है। कौशल नरेश अपनी प्रजा के दुखों को अधिक न सुन सके। वे अनुभव कर रहे थे कि उनकी प्रजा को आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। जिस देश का राजा या शासन अपने देश के कल्याण में अपना कल्याण, अपने देशवासियों के अभ्युदय में अपना अभ्युदय और अपनी प्रजा के कष्टों को अपना कष्ट समझता है, वही सच्चा शासक है और वही उन्नति करता है। किंतु वे तो आज स्वयं फटी हालत में थे। अपनी प्यारी प्रजा को सहायता देने के लिए उनके पास एक फूटी कौड़ी भी न थी। सब कुछ छिन चुका था। कोई राशि जेवर भी नहीं था जो बेचकर कुछ सहायता पहुंचाते। वे तो आज अपने प्राण बचाने के लिए खुद ही मिथिला राज्य की खूनी नज़रों से बचे फिर रहे थे। वे किसी को क्या आर्थिक सहायता देते? वे सोचने लगे, जिस देश के बालक, वृद्ध, स्त्रियां और युवक अपने राष्ट्र के बलिदान पर अपने स्वार्थ को चढ़ाकर उस पर तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, वही देश संसार के महान शक्तिशाली राष्ट्र समझा जाता है। भारत में अनेक देशभक्तों की वीर गाथाएं पड़ी हैं, जिन्होंने देश हित के लिए बड़े से बड़े त्याग किए हैं। यही कारण है कि भारत में गौरवशाली परंपराएं चली आ रही हैं। हमारे यहाँ के देशभक्तों ने अपनी स्वाधीनता और देश की खातिर हंसते हंसते अपने प्राण बलिदान कर दिए। लेकिन मैं क्या करूं? प्रजा की आर्थिक विपत्ति को क्यों कर दूर करूं? कैसे इन्हें कुछ धन संपत्ति की सहायता दे सकूं? वे सोचते रहे। जो गहराई से सोचता है उसे अंततः कोई उपाय मिल ही जाता है। कौशल नरेश के मन में अटूट देश प्रेम था। वे प्रजा को प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। उन्होंने निर्णय किया कि अपने दुखी देशवासियों के लिए वे व्यक्तिगत लाभ हानि की ओर ध्यान न देकर पूर्ण शक्ति से कुछ करेंगे। वे उस गांव के कुछ वृद्ध पुरुषों को लेकर निर्दयतापूर्वक अपने प्राणों के प्यासे दुष्ट मिथिला नरेश के यहाँ जा पहुँचे, जिनके लिए राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के इनाम की घोषणा की थी। उन्हें स्वयं की आते देख मिथिला नरेश आश्चर्य आ गए। मैंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कराने के लिए इनाम भी घोषणा की थी, कोई इसे न पकड़ सका। आहा, आज यह सोने की चिड़िया स्वयं ही पिंजरे में आ फंसी है। अब इसे फांसी के तख्त पर लटका कर हमेशा के लिए कांटा निकल डालूंगा। लेकिन वे गांव के कुछ वृद्ध पुरुष आपसे साथ क्यों हैं? मैं कौशल नरेश हूँ। मेरी ही गिरफ्तारी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा आपने की थी। ये वृद्ध आजकल आर्थिक परेशानी में है। इनकी वर्ष भर की खेती नष्ट हो
गई है। खाने को कुछ गांव में उत्पन्न भी नहीं हुआ, दाने दाने को मोहताज हैं। सभी युवक मेरी फौज में भर्ती होकर आपसे विरुद्ध लड़कर प्राण गंवा चुके हैं। हम समझे नहीं, क्या मतलब है आपका? शत्रु पक्ष के राजा ने पूछा। मिथिला नरेश, मेरे पकड़ने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की जो घोषणा आपने की थी, सो वे मुद्राएं गांव के उन वृद्धों पुरुषों को दे दीजिए। उससे ये अपना गांव के गरीब परिवारों का भूखा पेट भरेंगे। देश के लिए मेरा शरीर बिक जाए, मेरी प्रजा को कुछ राहत मिले तो मैं मरना पसंद करूंगा। इस मुसीबत के समय इन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए अपने शरीर के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह शरीर देश का है, मैं तो प्रजा का सेवक मात्र हूँ। यह शरीर देश को ही अर्पित है। शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। यदि यह देशवासी के लिए बलिदान हो तो इससे बड़ा सुख भला राज्य के लिए क्या हो सकता है। मैं देशवासियों को आर्थिक सहायता देने के लिए आपको बेचना चाहता हूँ। लोग यह सुनकर चकित रह गए। देशभक्त राजा के आत्मसमर्पण की बात सुनकर सब पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा। सब उन्हें पूरी घटना विदित हुई कि भूखे मरते प्रजाओं की आर्थिक सहायता के लिए कौशल नरेश अपना सर्वस्व दे रहे हैं। तो उनकी उदारता और देशभक्ति देखकर श्रद्धा से उनका मस्तक नीचा हो गया। मिथिला नरेश को स्वयं अपनी निश्चलता, क्रूरता और गौरव पर पछताना पड़ा। हाय, मैंने शुद्र स्वार्थवश होकर कौशल राज्य को कैसा उजाड़ दिया। असंख्य युवकों की मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है। मैं कितना शुद्र हूँ मैं कि निर्बल राज्य पर यूँ अत्याचार कर रहा हूँ। मेरे हाथों में अत्याचारों का उष्ण रक्त लगा है जो कभी न धुल सकेगा। ओह, मैंने कैसा जघन्य नैतिक अपराध किया है। कितने ही निरपराधियों को भी प्रमादवश मौत के घाट उतार दिए हैं। पश्चाताप की अग्नि धधक उठी उनके हृदय में और उनके वहाँ जमे हुए स्वार्थ, निर्दयता और आदि के दुर्गंध भरे हुए करकट को जलाकर शुद्ध कर दिया। अतः उन्हें प्रायश्चित का एक उपाय सूझा। मिथिला नरेश ने आगे बढ़कर बड़े स्नेह से उनको गले लगा लिया और कहा, राजन, आप जैसे मानुषिक ही संसार के मुकुटमणि है जो सब तरह के विरोधियों की परवाह न करके एकाग्रता से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। मैंने आज आपसे सीखा कि शुभ कार्यों में लगने वाले यथार्थ उन्नति और विमल विकास की ओर बढ़ने वालों के समक्ष एक ही मार्ग है, दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील रहना। एक बार शुभ लक्ष्य और उत्कृष्ट मार्ग पर चुनाव कर फिर उस ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना कर्मवीरों के लिए आवश्यक है। मार्ग में क्या मिलता है, कि अवरोधों का सामना करना पड़ता है, क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, इसकी परवाह किए बिना देश सेवा करते चलना। ऐसे उदार हृदय देशभक्त तपस्वी का राज छीनकर मैं अपने को कलंकित नहीं करना चाहता। उन्होंने जीता हुआ सारा इलाका कौशल नरेश को लौटा दिया और क्षतिपूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न किया। तब से वे हर प्रकार कौशल राज्य के विकास के लिए सहायता करते रहे। अर्थात जो पुरुष उपकारी व्यक्ति के प्रति सजनता दिखा लाता है, उसकी सजनता का कोई मूल्य नहीं है। सजनता या साधुता तो वही है जो दुर्जन के प्रति सजनता पूर्ण व्यवहार दिखलाए, और सज्जा साधु भी वही है जो दुष्ट के प्रति भी साधुता का व्यवहार करते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।